नमस्ते। हिंदी व्याकरण में ना एक बहुत ही कमाल की चीज है, संधि। कभी सोचा है कि हिंदी के शब्द आपस में मिलकर इतनी आसानी से, इतने सुंदर तरीके से नए शब्द कैसे बना लेते हैं? बस इसी जादू को समझने के लिए चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कि संधि क्या है, फिर इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। उसके बाद हम स्वर संधि में थोड़ा गहरा उतरेंगे और वहां हम दीर्घ और गुण संधि के नियमों को बहुत सारे उदाहरणों के साथ समझेंगे। तो सबसे पहला और जरूरी सवाल, संधि आखिर है क्या? चलिए हिंदी में ध्वनियों का ये जो मेल है, इस पर जरा और गौर करते हैं। कभी ये ख्याल आया है कि शब्दों में ध्वनियां कैसे मिलती हैं? कैसे वो एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं? दो बिल्कुल अलग शब्द मिलकर एक नया, बिल्कुल सहज लगने वाला शब्द कैसे बना लेते हैं? बस इसी सवाल का जवाब है संधि। तो अगर इसे ठीक से परिभाषित करें तो संधि वो प्रक्रिया है जहां दो वर्णों के मिलने से उनकी ध्वनि में, उनके साउंड में एक बदलाव आता है, जिसे विकार कहते हैं। ये सिर्फ अक्षरों को जोड़ना नहीं है, बल्कि ध्वनियों का एक बहुत ही सहज, एक बहुत ही सुंदर मेल है। अच्छा, संधि को समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है इसकी उल्टी प्रक्रिया को देखना, जिसे संधि विच्छेद कहते हैं। चलिए रमेश शब्द को देखते हैं। जब हम इसे तोड़ते हैं तो हमें इसके दो असली हिस्से मिलते हैं, रमा और ईश। और इनको जोड़ने वाला नियम क्या है? वो ये कि रमा का आ और ईश की ई, ये दोनों मिलकर एक ही ध्वनि बनाते हैं। यही तो संधि का कमाल है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और संधि की मुख्य श्रेणियों को, इसकी मेन कैटेगरीज को समझते हैं। देखिए, मोटे तौर पर संधि के तीन स्तंभ हैं। पहला है स्वर संधि, जिसमें एक स्वर यानी वावल दूसरे स्वर से मिलता है। दूसरा है व्यंजन संधि, जहां एक व्यंजन किसी स्वर या दूसरे व्यंजन से मिलता है। और तीसरा है विसर्ग संधि। आज हम अपना पूरा ध्यान पहले और सबसे आम प्रकार पर, यानी स्वर संधि पर रखने वाले हैं। तो अब हम स्वर संधि की दुनिया में एंट्री कर रहे हैं। यहां हम देखेंगे कि जब स्वर एक दूसरे से मिलते हैं तो वो कैसे बदल जाते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। अब स्वर संधि के भी 5 मुख्य रूप होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। इस विश्लेषण में हम पहले दो को, यानी दीर्घ और गुण संधि को एकदम विस्तार से कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं दीर्घ संधि से। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसका लेना देना छोटे स्वरों से लंबे स्वर बनाने से है। दीर्घ संधि का जो मूल सिद्धांत है ना, वो बहुत ही सरल है। जब दो एक जैसे समान लघु या दीर्घ स्वर, जैसे अ और अ या ई और ई, आपस में मिलते हैं तो वे मिलकर एक लंबा यानी दीर्घ स्वर बन जाते हैं, जैसे आ, ई या ऊ। चलिए इस नियम को काम करते हुए देखते हैं। देखिए कैसे धर्म का आखिरी अ और अर्थ का पहला अ दोनों मिलकर धर्मार्थ में आ की मात्रा बना देते हैं। यही सेम पैटर्न हमें शिव और आलय से बने शिवालय में, और विद्या और अर्थी से बने विद्यार्थी में भी साफ साफ दिखता है। दो छोटे स्वर मिलकर एक लंबा स्वर बना रहे हैं, सिंपल। और ये पैटर्न सिर्फ अ के लिए ही नहीं है, ई और ई के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जैसे रवि की छोटी ई और इंद्र की छोटी ई दोनों मिलकर बन जाती हैं रविंद्र की बड़ी ई। और गिरी प्लस ईश में भी देखिए रिजल्ट क्या है, गिरीश। नियम वही है, बस स्वर बदल गया है। और आखिर में यही नियम ऊ और ऊ पर भी लागू होता है। भानु का ऊ और उदय का ऊ मिलकर भानुदय में बड़ा ऊ बना देते हैं। लघु और ऊर्मी बन जाता है लघुर्मी। तो सीधी सी बात यह है, जब दो एक जैसे स्वर मिलते हैं वे हमेशा लंबे यानी दीर्घ हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत काम की ट्रिक है, खासकर एग्जाम के लिए। अगर किसी शब्द के बीच में आ, ई या ऊ की लंबी मात्रा दिखे तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वहां दीर्घ संधि है। और शब्द को तोड़ने का यानी विच्छेद करने का सही पॉइंट भी अक्सर वही होता है। जैसे विद्यालय में आ की मात्रा को देखिए, वहीं से वो विद्या और आलय में टूटता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्वर संधि के दूसरे प्रकार गुण संधि को देखते हैं। यहां खेल थोड़ा अलग है। यहां हम स्वरों को लंबा नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी तरह से नई ध्वनियां बना रहे हैं। गुण संधि का मूल सिद्धांत यह है, जब अ या आ के बाद कोई अलग स्वर आता है, जैसे ई या ऊ, तो ये दोनों मिलकर एक बिल्कुल नई सिंगल स्वर ध्वनि बनाते हैं। तो इसका पहला नियम एक नई ध्वनि ए बनाता है। देखिए कैसे। जब अ या आ के बाद ई
या ई आता है तो नतीजा होता है ए। नर का अ और इंद्र का ई मिलकर नरेंद्र में ए की मात्रा बन जाते हैं। और ठीक वैसे ही गण प्लस ईश मिलकर बनते हैं गणेश। अब देखते हैं ओ की ध्वनि कैसे बनती है। नियम कहता है जब अ या आ के बाद उ या ऊ आए तो वे ओ में बदल जाते हैं। जैसे वीर प्लस उचित मिलकर बनता है वीरोचित। और एक बहुत ही कॉमन शब्द महा प्लस उत्सव मिलकर बन जाता है महोत्सव। और तीसरा नियम थोड़ा हटके है। जब अ या आ के बाद री आता है तो अर की ध्वनि बनती है। इसे उदाहरण से समझना सबसे आसान है। देव और ऋषि मिलकर देवर्षि बनते हैं। यहां व के ऊपर जो रे है ना, वही अर की ध्वनि है। इसी तरह महा और ऋषि से महर्षि बनता है। गुण संधि को पहचानने की भी एक जबरदस्त ट्रिक है। अगर किसी शब्द के बीच में ए या ओ की एक मात्रा दिखे या आखिर में अर की ध्वनि सुनाई दे, जैसे महर्षि में, तो ये गुण संधि का एक बहुत बड़ा संकेत है। इसे पकड़ लीजिए। लेकिन हाँ, व्याकरण है तो अपवाद भी होंगे। प्रौढ़ और अक्षौहिणी जैसे कुछ शब्द हैं जो नियमों के हिसाब से तो गुण संधि होने चाहिए, लेकिन वो असल में वृद्धि संधि के नियम को फॉलो करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इन अपवादों को याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। ये सारी जानकारी यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट परीक्षा के लिए तैयार किए गए टॉपर्स नोट्स स्टडी मटेरियल से ली गई है, जो इस बात को पक्का करती है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से एकदम सटीक और काम की है। तो अब जब ये नियम थोड़े और साफ हो गए हैं, तो क्या रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले शब्दों में दीर्घ और गुण संधि के उदाहरण खोजे जा सकते हैं? अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, ये जादू हर जगह दिखेगा।